तो हम सब लोग आ चुके हैं अपने साइंस की सीरीज़ में, जो कि साइंस की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। हम सब लोग तरंग गति कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद जो है शुरू किए थे ध्वनि साउंड, जो है उसका दूसरा लेक्चर है। अभी 1-2 लेक्चर और होंगे, फिर ये हम सब लोग साउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। हम सब लोग जो कल पढ़े थे उसके आगे का आज पढ़ेंगे। कल जो है श्रव्य तरंगे हम सब लोग समझे थे, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? श्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? श्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। तो जिसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, वो जो होती हैं वो श्रव्य तरंगे होती हैं। और मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। मनुष्य सिर्फ किनको सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। जो आवृत्ति के आधार पर आपको हम कितनी बताए थे तरंगे होती हैं? 3 तरंगे बताए थे, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। जिसमें कि ये श्रव्य तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और मनुष्य सिर्फ इन्हीं को सुन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है अवश्रव्य तरंगे। तो अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं अवश्रव्य तरंगे। मतलब अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से उनकी आवृत्ति जो है क्या होती है? कम होती है। वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, और इनको मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य सिर्फ किनको? मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। मनुष्य सिर्फ किनको सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। पराश्रव्य क्या होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे वे होती हैं जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो पराश्रव्य तरंगे हम सब लोग सीख गए। लेकिन चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य सिर्फ किन तरंगों को सुन सकता है? तो मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। मनुष्य सिर्फ किनको सुन सकता है? मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। और इसी माध्यम में हम आपको बता दें कि कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये जो है पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। मतलब कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये जो है वो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे होती कौन है? पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती। परा मतलब ऊपर, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अब अवश्रव्य मतलब नीचे, 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति होती है। अवश्रव्य जो 20 से 20,000 होती हैं वो श्रव्य तरंगे जिनको मनुष्य सुन सकता है। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक उनकी आवृत्ति होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? सोनार, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे सोनार होता क्या है और इससे किया क्या जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सोनार जो है किस काम में आता है। तो सोनार से हम सब लोग क्या करते हैं, जो जल के अंदर या जल की सतह पर जो है वस्तुओं का पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नौचालन जो होता है वो जल के अंदर संचार करने में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। मतलब सोनार का प्रयोग जो है समुद्र की सतह या उसके नीचे जो है वस्तुओं का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नौचालन जल के अंदर जो होता है, जो जल के अंदर नौचालन होता है, उसमें जो है नौचालन में जल के अंदर संचार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोनार में जो होता है, सोनार में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? तो सोनार में पराश्रव्य तरंगे प्रयोग की जाती हैं। तो पराश्रव्य की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये जो है सोनार में प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये सोनार होता है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है की थी पॉल लैंगविन ने। सोनार की खोज किसने की थी? पॉल लैंगविन ने। सोनार की खोज पॉल लैंगविन ने की थी। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन हमारा। छठा क्वेश्चन है कि जब ध्वनि क्या होती है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ध्वनि मतलब साउंड जो होता है वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य, मतलब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य क्या होती हैं? बदल जाती हैं।
ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य क्या होती हैं, बदल जाती हैं, जबकि क्या अपवर्तित रहता है। तो जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, जो कि जो है आवृत्ति इसकी अपवर्तित रहती है। मतलब जब ध्वनि किसी माध्यम में जाता है तो उसमें क्या नहीं बदलता, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पे, तो ध्वनि पे जो है आवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलती, ध्वनि की चाल और क्या बदलती, तरंग दैर्ध्य, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदलती है। तो हम सब लोग ये जान गए कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, ध्वनि की आवृत्ति क्या होती, नहीं बदलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है वो निर्भर करती है प्रत्यास्थता और घनत्व पर। प्रत्यास्थता और घनत्व पर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, प्रत्यास्था और घनत्व पर। अब ये प्रत्यास्था और घनत्व क्या होता है, प्रत्यास्था क्या होती है, प्रत्यास्था को इंग्लिश में हम सब लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ये होती क्या है, ये वो होती है जब जैसे किसी वस्तु पे जो है हम जब बल लगाते हैं ना, फिर उसका ये विरोध करती है, जब उसका जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है, फिर जब हम उस बल को हटाते हैं तो पुनः अपनी जो है वास्तविक अवस्था में आ जाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे रबड़। रबड़ रबड़ को हम दाबते हैं तो उसके जो है आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब उसको हम छोड़ देते हैं, वो बल जो लगाते हैं दाबने में, उसको जब हम छोड़ देते हैं तो पुनः वो अपने पुराने शेप में आ जाती है, पुराने आकार में आ जाती है, ठीक है। जैसे वो रबड़ खींचने वाली हो गई, हम सब लोग उसको खींचे तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया ना, जो पहले छोटी थी, जो इतनी बड़ी थी, वो क्या हो गया, इतनी बड़ी हो गई। फिर जब हम इसको छोड़ते हैं, इस पर बल लगाना छोड़ते हैं तो दोबारा क्या हो गई, दोबारा वो उतनी ही बड़ी हो गई, ठीक है। तो प्रत्यास्था हम सब लोग समझ गए। अब होता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है मतलब जो कोई किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान। जब जो कोई पदार्थ होता है उसके इकाई आयतन में जो निहित द्रव्यमान होता है वो जो है पदार्थ का घनत्व होता है। क्या होता है, जब किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, ठीक है, जब किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को, ठीक है, जब किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, उस पदार्थ का घनत्व होता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको जो है रो से या डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से या डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला बेसिकली एक फार्मूले से भी आप इसके फार्मूले से इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे फार्मूला होता है रे इक्वल टू यम अपान वी, ठीक है। ये होता है, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया घनत्व। ये इसको ये लिखो या फिर डी लिखो, कोई भी लिखो, दोनों से डिनोट किया जाता है, इंगित किया जाता है, ठीक है। ये यम हो गया, ये क्या हो गया, वी हो गया। अब हम अगर वी को एक कर दें, वी को क्या कर दें, एक, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू यम हो जाएगा। अगर वी को हम एक कर दें तो डी इज इक्वल टू यम हो जाएगा, ठीक है, या रो इज इक्वल टू यम हो जाएगा। और वी को अगर हम एक कर दें तो इसी से परिभाषा बनाते हैं कि ये वी क्या है, वी है वॉल्यूम आयतन, और यम क्या है, मास द्रव्यमान, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, इसको हम एक कर दिए ना, वी को हम क्या कर दिए, एक, वी को जब हम एक कर दिए, वी को जो हम क्या कर दिए एक, ये देखिए ये सॉरी यम अपान वी है, सॉरी रो इज इक्वल टू यम अपान वी, यम अपान क्या है, वी। तो अगर यदि हम यम अपान वी करते हैं, यम अपान वी, अगर हम वी को क्या कर दें, एक कर दें, वी को क्या कर दें, एक, तो ये रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो इसी से परिभाषा बनती कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, वी वॉल्यूम है, आयतन है ना, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, फिर तो वो द्रव्यमान के बराबर ही हो जाएगा ना, यदि वॉल्यूम 1 हो गया,
तो इसका मतलब किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान क्या कहलाता है? उस पदार्थ का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। इस पदार्थ का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो इसका फार्मूला हम सब लोग याद करें, लिख लेंगे, डी इक्वल टू यम अपान वी। डी इक्वल टू यम अपान वी। तो इसी से हम सब लोग परिभाषा भी बना सकते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का जो है क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम सब लोग जान गए किसी पद माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करती है? प्रत्यास्था और घनत्व पर। प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसी क्रम में हम बता दें कि जो ध्वनि की चाल होती है वो इसी प्रकार से अगर हम देखें प्रत्यास्था और घनत्व पे जो निर्भर करती है, इस प्रकार से तो देखें तो जो ठोस होता है, ठोस होता है, जैसे लोहे की छड़ हो गई, तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में, सबसे कम, फिर उधर क्या, गैस में। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे ज़्यादा किस में होती? तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है। तो जो विभिन्न माध्यम होते हैं उनमें ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो आप सब लोग अब तक समझ ही गए होंगे। जैसे ठोस में उसकी अलग चाल होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रत्यास्था और घनत्व क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है, और द्रव में अलग होगी उसकी चाल ध्वनि की, और गैस में अलग होगी। जैसे अभी ऊपर एक हम सब लोग आपको क्वेश्चन समझाए थे कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, ये देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और क्या बदल जाती है? तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जो जबकि जो है आवृत्ति क्या होती है? अपवर्तित रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सब लोग ये समझ गए कि जो है ये क्या होता है? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आप समझ गए कि ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल इलास्टिसिटी और डेंसिटी मतलब प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है, और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। जब ध्वनि जो है एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति क्या है? नहीं बदलती है, अपवर्तित रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन। एक पूरी तरीके से दृढ़ क्षण में वेग होगा। अभी हम बताएं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। और यदि पूरी तरीके से दृढ़ क्षण हो गई, पूरी तरीके से क्या हो गई? पूरी तरीके से ये क्षण क्या हो गई? दृढ़ हो गई, बिल्कुल, मतलब बहुत ठोस हो गई, बिल्कुल दृढ़ हो गई। तो पूरी तरीके से दृढ़ क्षण होगी तो उसमें ध्वनि का वेग क्या होगा? अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, समझ गए कि एक पूरी तरीके से दृढ़ क्षण में ध्वनि का वेग होगा तो कितना होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। एक पूरी तरीके से दृढ़ क्षण में वेग होगा अनंत। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। तो पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या? तो पराश्रव्य तरंगे के उपयोग जो होता है तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? संकेत भेजने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संकेत भेजने में किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, और गठिया रोग और मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो किसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है? संकेत भेजने में किया जाता है, और संकेत भेजने में, समुद्र की गहराइयों का पता लगाने में, गठिया रोग और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है बार बार, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आवृत्ति। आवृत्ति जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं हम आपको। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जब कोई आवृत्ति घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है। ठीक है, जब कोई आवृत्ति घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। मतलब आवृत्ति घटना मतलब जब कोई बार बार घटना दोहराई जाए। क्या हुआ? आवृत्ति घटना मतलब जब कोई बार बार घटना दोहराई जाए। ठीक है, तो कोई आवृत्ति घटना जो है, जो कोई बार बार जो दोहराई जाए उसे आवृत्ति घटना कहते हैं, जो बार बार दोहराई जाए। तो इकाई आवृत्ति घटना जो है इकाई समय में, ठीक है, कोई आवृत्ति घटना इकाई समय में जितनी बार दोहराई जाती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है,
समझ गए। किसी जब जो है कोई आवर्ती घटना, समझ गए, कोई, दोबारा सुन लीजिए कायदे से, कोई आवर्ती घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है, कोई आवर्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवर्त कहते हैं। ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो आवर्तकाल होता है एक कंपन पूरा करने में जितना समय लिया जाता है, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लिया जाता है उसे आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं और आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं। यदि पूछा जाए इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है टी इज इक्वल टू 1/f। दोनों में रिलेशन क्या होता है? टी इज इक्वल टू 1/f। टी है टाइम पीरियड आवर्तकाल, एफ है फ्रीक्वेंसी आवृत्त। समझ गए। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगले लेक्चर में इस यही साउंड के जो है क्वेश्चन आएंगे। अभी 1-2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद हम सब लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक तैयार करेंगे। धन्यवाद।